हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड वो रहेगा न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और क्या होता है एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड। हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से। सो न्यूक्लिक एसिड, आपने कभी पहले इससे पहले डीएनए और आरएनए के बारे में सुना होगा। व्हाट डीएनए एंड आरएनए। तो बेटा डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, डीएनए का क्या मतलब होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि डीएनए इज अ डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और आरएनए के बारे में क्या सुना होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जब आपने डीएनए और आरएनए के बारे में सुना है तो आप लोग देखो इनके लास्ट में क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। तो केवल यही दो टाइप के आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या इनके पार्ट होते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे अपने न्यूक्लिक एसिड पे। ठीक है, डीएनए और आरएनए के ऊपर। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन, पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड दैट स्टोर अ ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए और आरएनए का वर्क क्या होता है, दे कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि ऐसे ऐसा मटेरियल जो इंफॉर्मेशन को, जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस। ये मेन वर्क लिख रखा है। ठीक है, ये वर्क होता है। वैसे आरएनए भी आपका कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सम वायरसेस। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये वर्क है इन सबका। नॉमेनक्लेचर की जब बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोसाइड, अभी हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, हम डीएनए और आरएनए दोनों के ऊपर हम एक स्टडी लेकर के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है बेसिकली आपका एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, आप फिर से समझो, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब है कि ये इसे एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बेसिकली एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, और पेंटोज शुगर का मतलब है कि ये एक 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। कौन सी होती है, राइबोज होती है, हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और डीऑक्सी राइबोज होती है। अब इनमें क्या डिफरेंस है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। नाइट्रोजनस बेस, दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, एक आपकी पेंटोज शुगर है। ये एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, एक दो तीन चार और एक पांच, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, HOH, OH, OH, HNOH। ठीक है, ये एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, बेसिकली यहाँ OH एंड यहाँ, ये एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन शुगर है। आपको यहाँ पर 5 कार्बन दिख रहे हैं, एक दो तीन चार एंड पांच। ये 5 कार्बन की पेंटोज शुगर है। इसी शुगर का नाम होता है बेटा राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। इसी को हम कहते हैं बेटा राइबोज शुगर। इसी को ही हमने 5 कार्बन शुगर कहा है। ठीक है, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज का मतलब होता है पांच, तो इससे 5 कार्बन शुगर। ठीक है, यहाँ पर इससे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होता है आपका कोई नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अभी हमने जाना राइबोस शुगर के बारे में। अब हम देखते हैं डीऑक्सी राइबोस से, डीऑक्सी राइबोस क्या होती है। और डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर ये आपकी डीएनए में प्रेजेंट होती है केवल, और राइबोस शुगर आपकी आरएनए में। अभी आप ऊपर नाम देख रहे हो, मैंने लिखा है डीऑक्सी
ठीक है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर क्या लिखा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ, इसकी सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है केवल बेटा डीऑक्सी और डीऑक्सी राइबोज और राइबोज राइबोज में। देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ओ एच एच एच, यहां पर सिर्फ एच, एच ओ एच एंड CH2OH। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये है आपकी डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है बेटा, ठीक है, ये आपकी डीएनए में प्रेजेंट है। डीऑक्सी का मतलब क्या है, सेकंड प्राइम पोजीशन पे फाइनली आपका एक H ग्रुप अटैच है OH की जगह। ठीक है, तो इसी का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबोज। तो आपने पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ लिया है, पेंटोज शुगर के बारे में आप जान चुके हैं, तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। ठीक है, कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेटा, देखो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेसिकली दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, हम देखते हैं फटाफट से कौन कौन से हैं। देखो, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन आते हैं आपके प्यूरिन्स में, पायरिमिडीन्स में आता है थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। दो टाइप के आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, पहला प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं उनमें एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडीन्स जो होते हैं थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब साइटोसिन थायमिन की बात करें तो ये आपका डीएनए के केस में होगा। ठीक है, और यूरेसिल की बात करें बेटा तो ये होगा आपका केवल आरएनए के केस में। ठीक है, आपको याद रखना है। और राइबोज शुगर ये भी आपकी केवल आरएनए के केस में होगी। ठीक है, और ये आपकी 5 कार्बन शुगर ये होगी आपकी डीएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोज, ये याद रखना है। फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपने अभी पढ़ा कि एडेनिन ग्वानिन क्या होते हैं, पायरामिड एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं, पायरामिडीन्स होते हैं थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जब इनका डाइजेशन होता है बेटा, डाइजेशन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए हमारा मिलकर के किससे बना होता है, आपके नाइट्रोजनस बेस से, आपके पेंटोज शुगर से और आपके फॉस्फेट ग्रुप से, इन तीनों चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। ठीक है, जब सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आकर के पेंटोज शुगर से अटैच होता है फाइनली, ये पेंटोज शुगर है बेटा, HOH, अगर हम यहाँ पे राइबोज बना रहे हैं, आरएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH लगाएंगे। अगर हम डीएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेकंड प्राइम पोजीशन पे H लगाएंगे केवल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आके अटैच होता है कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आकर के एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, ये सारे के सारे पांचों के पांचों न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चार हो जाएंगे, कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एडेनिन आकर के ऐड हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो फॉर्मेशन कहलाता है बेटा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एक था आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में आते हैं केवल आपके पेंटोज शुगर प्लस आपके नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस, न्यूक्लियोटाइड में आते हैं आपके फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, 5 कार्बन शुगर वही पेंटोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। तो क्लियर हुआ आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड में आएंगे आपके फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस। और ये पेंटोज शुगर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो डीएनए बनेगा या फिर आरएनए बनेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर डीएनए है, अगर हम वायरस की बात करें तो उसके अंदर आरएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर आरएनए है, आरएनए नहीं है, हमारे अंदर आरएनए है, लेकिन उसका एक डिफरेंट वर्क है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पर कि हमने जाना कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए
इट्स अ पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा तीन चीजों का मिल करके बना हुआ, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, तीसरा होता है आपका पेंटोज शुगर, जिसे हम राइबोज शुगर भी कहते हैं। ठीक है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में हमने डिफरेंस भी जाना, क्योंकि एक सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH नहीं होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर में। ठीक है, और हमने जाना कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में आपका केवल एक पेंटोज शुगर आता है जो कि बॉन्ड से जुड़ी होती है। अभी वो बॉन्ड कौन सा है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और जुड़ी होती है आपकी नाइट्रोजनस बेस से। अब नाइट्रोजनस बेस आपके पांच टाइप के थे, कौन से, एडेनिन ग्वानिन जो कि आपके प्यूरिन्स कहलाते हैं, दूसरे थे आपके पायरामिडीज जिसके अंदर थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आते हैं। यूरेसिल जो होता है वो आपका आरएनए में आएगा, एंड थायमिन जो होगा वो आपका डीएनए में आएगा। तो क्लियर हुआ यहाँ पे सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कुछ चीजों के बारे में और जानते हैं। देखो, हमने न्यूक्लियोसाइड के बारे में जान लिया और न्यूक्लियोटाइड के बारे में जान लिया। न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपका शुगर था, फॉस्फेट ग्रुप था और आपका नाइट्रोजनस बेस था। यहाँ पर केवल शुगर था प्लस नाइट्रोजनस बेस था। ठीक है, ये दो चीजों का SPN और SN, इन कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोसाइड देखो, अब आपने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा था ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल इन केस ऑफ RNA एंड थायमिन इन केस ऑफ डीएनए, ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कैसे। एडेनिन अगर वो न्यूक्लियोसाइड है तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर हमारा एडेनिन ऐड है, जो शुगर बनाई थी हमने बेटा, यहाँ पे देखो आपको एक बार फिर से मैं बना देता हूँ शुगर आपके लिए। ये OH H H रखते हैं यहाँ पे। इस बार हम डीएनए की बात करते हैं। ठीक है, CH2OH। ठीक है, यहाँ पर आपका H, देखो समझो, ये एक पेंटोस शुगर है। यहाँ पर अगर आपका कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एडेनिन आकर के ऐड हो गया, ठीक है, इनको AGCTU, ठीक है, इस तरीके से नाम देते हैं। एडेनिन आकर के ऐड हो गया और वो एक केवल शुगर के साथ अटैच हुआ है, और उस शुगर के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो उसको हम नाम देंगे एडिनोसिन। इसी तरीके से अगर ग्वानिन ऐड हो गया है तो हम उसे ग्वानोसिन कहेंगे। साइटोसिन ऐड हो गया है तो हम उसे साइटिडीन कहेंगे। थायमीन ऐड हो गया है तो हम इसे थायमिडीन कहेंगे। यूरेसिल ऐड हो गया तो उसे यूरिडीन कहेंगे। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि ये दोनों क्या है आपके प्यूरिन्स और ये है क्या है पायरामिडीन। ठीक है, प्यूरिन एंड पायरामिडीन, पायरामिडीन है तो साइटिडीन, थायमिडीन एंड यूरिडीन, याद रहेगी आपको ये बात। नेक्स्ट है आपका, हमने न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है यहाँ पर, इस OH को रिप्लेस करके यहाँ पर आकर के एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर शुगर भी हो गई, नाइट्रोजनस बेस भी हो गया और आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया, SPN हो गया कंप्लीटली, तो न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पर एडेनिन ऐड है तो एडेनिन को हम कहेंगे एडिनाइलेट। ग्वानिन ऐड है तो हम उसे ग्वानाइलेट। साइटिडीन ऐड है तो साइटिडाइनाइलेट, थाइमिडाइलेट एंड यूरिडाइलेट। तो ये बात आपको क्लियर हुई। हमने नेमिंग करी न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की। इन दोनों की नेमिंग में हमने जाना कि अगर न्यूक्लियोसाइड में अगर एडेनिन है तो अगर वो एक न्यूक्लियोसाइड है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच है तो उसको हमने नाम दिया एडिनोसिन। अगर उसके साथ ग्वानिन ऐड है तो ग्वानोसिन। ठीक है, अगर उसके साथ यूरेसिल है तो उसके नाम यूरिडीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ नेमिंग्स के बारे में ध्यान रखा। ठीक है, आपको लास्ट का ना सफिक्स ध्यान रखना है। अगर लेट लग रहा है बेटा, लेट, तो उसको है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर सीन लग रहा है, ठीक है, या फिर डीन लग रहा है, तो इसको ध्यान रखना है वो एक तरीके का क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और क्या चीजों के बारे में हमने पढ़ा कि यूरासिल आपका RNA में प्रेजेंट होता है और थाइमीन आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब ये किस तरीके से होते हैं प्रेजेंट, इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल से स्ट्रक्चर सा लेते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहला एक न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, जिस तरीके से आपका पॉलीमर बनता जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा ये एक आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके का एक न्यूक्लियोटाइड ले रहा हूँ एडेनिन का। ठीक है, ये आपका एक तरीके का डीएनए है। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH की जगह सिर्फ H है, तो इसलिए ये एक तरीके का आपका न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा, डीएनए का। ठीक है, अगर RNA का होता तो यहाँ पर हम OH लगाते सेकंड प्राइम पोजीशन पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ। ठीक है,
ये है इधर, ये आपका न्यूक्लियोटाइड, ये आपकी फिर से वही शुगर, सेम शुगर आएगी, कहीं भी कुछ, फॉर एग्जांपल हमें थायमीन ले लेते हैं, थायमीन, ठीक है, यहाँ पे थायमीन है, ये आपका बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है ये, ठीक है, इन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। एंड ओ एच, फाइनली यहाँ पे CH2 एंड फॉस्फेट। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये कौन सा है आपका न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, थायमीन का, तो थायमिडाइन है लेट, थायमिडाइन, थायमिडाइन है लेट। क्लियर हुआ, थायमिडाइन लेट, ये एक थायमीन न्यूक्लियोटाइड है, थायमीन डीएनए न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे थायमीन किसके केस में आता है, डीएनए के केस में, न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन ग्वानिन आरएनए के केस में दोनों रहेंगे, ठीक है, और साइटोसिन भी आरएनए और डीएनए के केस में है, लेकिन थायमीन और यूरेसिल के केस में डिफरेंस है। अब देखो ये अटैच कैसे होता है, इसका 3' पोजीशन का OH ग्रुप जो है, ये अटैक करता है इस फॉस्फेट पे, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बेटा बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम दिया है, इट्स अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। फाइनली 3' पोजीशन पे 5' फॉस्फेट्स का अटैचमेंट हुआ है। किस तरीके से, मैंने क्या कहा आप देखो समझो, मैंने कहा 3' OH का 5' फॉस्फेट से अटैचमेंट हुआ है, अटैचमेंट, अटैचमेंट। जब आपका एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है कैसे, 3' OH एंड 5' फॉस्फेट का अटैचमेंट। 5' से कहने का मतलब है, आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ पोजीशन का फॉस्फेट थर्ड पोजीशन के OH ग्रुप से अटैचमेंट है, ठीक है, इसी तरीके से आपके एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहते हैं, ठीक है। इसका 5' फॉस्फेट खाली है, ठीक है, और इसका 3' OH खाली है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो यहां पर अटैच होता रहेगा, ठीक है, उसी तरीके से 3' टू 5' OH अटैचमेंट होती रहेगी, बॉन्ड बनते रहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, इसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। और फाइनली ये हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, हमारा न्यूक्लियोटाइड की चेन धीरे धीरे करके फॉर्मेशन होता रहेगा आगे। तो क्लियर हुआ सभी को, ये बात क्लियर है? हमने न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आपके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो हमने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजनस प्यूरिन्स एंड पैरामेथ्निन, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस बेटा दो टाइप के हैं, एक है आपका प्यूरिन और एक होता है पैरामिडीन्स, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर को समझो, सब ज्यादा कुछ हार्ड नहीं समझना है हमें, हमें बायोमोलिक्यूल्स हमें बायो के हिसाब से पढ़ना है, केमिस्ट्री के हिसाब से हल्का फुल्का सा टच रहेगा यहाँ पे, ठीक है, समझो। पायरिमिडीन तीन टाइप के थे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिडीन। यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए, थायमिडीन इन केस ऑफ डीएनए। प्यूरिन्स हमारे दो टाइप के थे, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन की जब हम बात करते हैं, पायरिमिडीन इट्स अ 6 मेंबर्ड रिंग, पायरिमिडीन इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, मतलब एक तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। 6 मेम्ब्रेन लिख दिया, मेंबर्ड होता है, मेंबर्ड रिंग, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग। एंड प्यूरिन्स इज अ 6 + 5 मेम्ब्रेन, 5 मेंबर्ड, मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आपने देखो प्यूरिन्स के केस में एक ही बेंजीन रिंग है, जबकि प्यूरिन के केस में दो रिंग्स हैं आपके पास। जब भी आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिले जिसमें एक रिंग हो, तो वो आपकी पैरामिडीन्स होगा। अब कैसे, देखो ओ जो है ये सेकंड पोजीशन पे सबके पास है, सबके पास, ठीक है, सबके पास, और यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखो ऊपर का फोर्थ कार्बन सबके ऊपर चेंज है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इन सबकी नेमिंग होती है। आप देखो 2 ऑक्सो 4 अमाइन साइटोसिन, ठीक है, इसका नाम हो गया 2 ऑक्सो 4 अमाइन साइटोसिन। इसका नाम हो गया 2 4 डाई ऑक्सो यूरेसिल। इसका नाम हो गया 2 4 डाई ऑक्सो 5 मेथाइल थायमीन, ठीक है। इनका नाम क्या हो गया, 2 4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल
साइटोस थायमीन। ठीक है, थायमीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से एडेनिन की बात करें तो एडेनिन में आप लोग देखो, एडेनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, जिसमें दो मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, दो मेंबर्ड रिंग है, 6 अमाइन एडेनिन, एडेनिन, 6 अमाइन एडेनिन, इसमें 2 अमाइन 6 ऑक्सो गुआनिन। ठीक है, ये इस तरीके के नाम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको सभी को याद हो गए, देखो याद हो ही जाएंगे अगर आप एक बार रिवीजन में अपने लाएंगे। 5 बार आप केवल इसे देख लीजिए। अगर हमारे पास, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पैरामिडिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? पैरामिडिन में हमारे, हम जानते हैं कि इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, उसी के बेसिस पे सारे स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? सेकंड पोजीशन पे सबके ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होगा, एंड अब चेंज हो रहा है किस पे? फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे अगर अमाइन ग्रुप है तो हम है हमारा साइटोसिन। अगर हमारा फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो है हमारा यूरेसिल। अगर हमारा फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है प्लस 5 पोजीशन पे भी हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम हो जाएगा थायमिन। दूसरा हमें बात ध्यान रखिए प्यूरिन के केस में, जो कि आपका दो रिंग्स से मिलकर के बना होता है, और फाइनली उन रिंग्स में आपके 6 पोजीशन पे चेंजेस होते हैं। अगर 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो आपको ग्वानिन, और अगर आपका 6 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है तो आपका एडेनिन। ठीक है, 6 अमाइन एडेनिन, 2 अमाइन 6 ऑक्सो ग्वानिन। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स के बारे में। इनके बारे में हमने न्यूक्लियोटाइड में डिस्कस कर लिया है। हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, हमारे प्यूरिन्स कौन से होते हैं, पैरामिडीन्स कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अब कुछ और बेसिक्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक बार ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, फिर उस पर फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो। ठीक है, अभी तक हमने जाना डीएनए के बारे में, ठीक है, और आरएनए के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में। डीएनए क्या होता है हमारा? डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। ठीक है, आरएनए हमारा क्या होता है? राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें डीएनए में, डीएनए में आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस आपके एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, जो कि आपके क्या है? प्यूरिन्स। पायरेमिडीन्स कौन से आते हैं? पायरेमिडीन्स, पायरेमिडीन आते हैं आपके साइटोसिन एंड थायमिन। यहाँ पे यूरेसिल नहीं रहेगा, यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। अब नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, प्यूरिन्स कौन से होते हैं? आरएनए के केस में प्यूरिन्स, प्यूरिन्स आते हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, पायरेमिडीन्स आते हैं आपके पायरेमिडीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, यहाँ पर जो शुगर रहेगी बेटा, शुगर कौन सी होगी? शुगर होगी यहाँ पे राइबोज, राइबोज विच इज अ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। दिस इज अ 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर। यहाँ पर आपकी शुगर जो रहेगी वो रहेगी आपकी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या फर्क है बेटा? फटाफट से बताओ। इस पे सेकेंड प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये याद रखना। नो प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका, शुगर हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। दोनों में फॉस्फेट ग्रुप सेम रहेगा। फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड्स नेगेटिव चार्ज, प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहां पर सेम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे यहाँ पर यूरासिल के केस में, यूरासिल के केस में आप देख सकते हो यहाँ पे थाइमिन रहेगा, यहाँ पे यूरासिल रहेगा। यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज रहेगा, यहाँ पे राइबोज रहेगा। केवल तो इन सब चीजों के बारे में हम जान चुके हैं कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में केवल शुगर प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड के केस में क्या रहेंगे? न्यूक्लियोटाइड के केस में रहेंगे शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं डीएनए के अंदर क्या है। डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन एंड राइबोस। आरएनए के केस में क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एकदम ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम जान चुके हैं बहुत अच्छे से कि क्या होते हैं। डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, अल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन होती है। यहाँ पर ये शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन है, मैंने अभी बताया था आपको, शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से शुगर फॉस्फेट बैकबोन के जरिए अटैचमेंट रहता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं इसे। 3 प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर एंड द 5 कार्बन ऑफ अ नेक्स्ट, मतलब 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम के बीच में लिंकेज होती है, कौन सा लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अभी आपको बताया मैंने फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, वहां पे मैंने 5 प्राइम फॉस्फेट लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा था 3 प्राइम ओएच। यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। उस 3 प्राइम पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, उसकी बात करी गई है, उस कार्बन पे। आपको देखो, आप खुद देखो, अभी यहाँ पर वापस से चलते हैं बेटा, देखो वहीं चलते हैं वापस। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ का 5th कार्बन क्या है, यहाँ का CH2OH है। ठीक है, OH को हटा करके मैं 5 प्राइम पे क्या लग गया था, फॉस्फेट, और यहाँ पर 3 प्राइम पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, 3rd कार्बन पे OH। तो यहीं पे इस कार्बन की बात करिए, 3rd कार्बन पे, 3rd कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे 3rd कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो वही सारी चीजों की हमने यहाँ पे डिस्कशन करी। डायरेक्शनलिटी हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, डायरेक्शनलिटी की बात करें, अगर जब भी हम किसी डीएनए को रीड करते हैं बेटा, ठीक है, तो उसे हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में रीड करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, नहीं, हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको अटैचमेंट समझ में आई। इस अटैचमेंट का नाम क्या था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फेट की तरफ जो थी, तो इसका नाम था फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो क्लियर हुई आपको दिमाग में अपने बात। ठीक है, आप लोग डीएनए का हमेशा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हुए आए हो कि डीएनए हमारा इस तरीके से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इस तरीके से मिलकर डीएनए बनाते हैं। इसमें एक एंड हो जाएगा 5 प्राइम, तो दूसरा एंड हो जाएगा इसका 3 प्राइम। अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ इस तरीके का है, अगर ये सिंगल स्टैंड होता तो हमारा केवल एक ही स्टैंड आता। अभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो कुछ इस तरीके का स्टैंड, 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम। ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो उसमें केवल एक ही स्टैंड होगा। ठीक है, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम, ये है आपका 5 प्राइम। ठीक है, तो आप क्लियर हुआ, इसमें क्या है, आपका एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ठीक है, अब जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा यहाँ पे, तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर में देखो, यहां से लेकर एक, यहां से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस पर वापस से, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, ये है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। ठीक है, ये इसका एक मेजर ग्रूव है, मेजर ग्रूव। ग्रूव मान जानते हो, गड्ढा। ठीक है, ये इसका एक माइनर ग्रूव है, माइनर, माइनर ग्रूव। ये रीजन्स होते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का नाप दे करके बता रखा है कितना होता है। ये एक टर्न होता है, यहां से लेकर यहां तक का एक टर्न, ऐसे करके टर्न होता है ना, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम ये टर्न है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, वो आपको बता चुका हूँ कहाँ होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होता है, बीच में इनके अटैचमेंट होता है बेटा नाइट्रोजनस बेसिस का। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं अटैच एक दूसरे से। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो डिफरेंस होती है, डिफरेंस की बात करें या फिर हमें डिस्टेंस होती है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, एक नाइट्रोजनस बेस की दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरा एक ये हाथ पूरा डीएनए है। ठीक है, डीएनए है। ठीक है, उसके ऊपर ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस निकले हुए हैं, एक एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, इस तरीके से निकले हुए हैं। ठीक है, ये भी मेरा एक डीएनए, ये भी एक मेरा डीएनए है। अगर हम बात करें, जब हमारा ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपस में जुड़ करके ये हमारा धीरे धीरे करके ऐसे दूसरा हाथ ले लो, तीसरा हाथ ले लो, चौथा हाथ ले लो, पांचवा हाथ, इस तरीके से नीचे हाथ जाते रहते हैं। तो इस तरीके जब अटैचमेंट होते हैं ना, जब एक दूसरे के सामने आते हैं,
तो ये आपस में बॉन्ड बनाने लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड बनाने लेते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सारा डीएनए होता है वो फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक स्लाइड लेते हैं, इस पे समझते हैं बहुत अच्छे से, फटाफट से। देखो बच्चों, देखो, जैसे ये हमारा एक डीएनए का स्टैंड है, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका डीएनए क्या है, एक पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम स्ट्रैंड है, ठीक है। इस पर बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इन नाइट्रोजनस बेसिस के जो 3 प्राइम से 5 प्राइम के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हो चुकी है, ठीक है। ये जो लिंकेज है, इसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड के जरिए क्या है, ये एक फॉस्फोडाइस्टर अटैचमेंट है। ये जैसे ए है, जी है, टी है, ठीक है, सी है, ए है, जी है, टी है, सी है, कोई से भी हो सकते हैं, मैंने तो एक सीक्वेंस ले लिया है, ठीक है। दूसरा जो है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये उसका 5 प्राइम, हमेशा याद रखना, एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन से डिफरेंट होगी। एक अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो उसके सामने 5 प्राइम से 3 प्राइम रहेगा, ठीक है, 3 प्राइम के आगे 5 प्राइम आ जाएगा। यहां पर इनके बीच में टी है, सी है, ए है, जी है, ठीक है, इस तरीके से अटैचमेंट। अब इनके बीच में ना अटैचमेंट हो जाती है, इस अटैचमेंट को नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में होता है, देखो, एडेनिन और आपके थायमिन के बीच में होगा, ग्वानिन और आपके साइटोसिन, साइटोसिन के केस में होगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा डीएनए का केस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थायमिन की। अगर हम बात करें आरएनए की, तो ए के साथ कौन जुड़ेगा, यू, जी के साथ कौन जुड़ेगा, सी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने कितने होते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपका चारगफ रूल कहलाता है, इसी को हम कहते हैं बेटा चारगफ रूल। एडेनिन इसी तरीके से, इसमें डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आरएनए के केस में, ठीक है। आपका चारगफ रूल कहलाता है, ये होता है आरएनए के केस में, ठीक है। इसी को कहते हैं चारगफ रूल, इसी को कहा जाता है चारगफ रूल। ये बेटा जो चारगफ रूल होता है, ये हमेशा अप्लाई होता है, ओनली अप्लाई इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में अप्लाई होता है। दूसरा, इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स, ठीक है। प्यूरिन इक्वल्स टू पायरामिडीन्स होगा, ठीक है। अगर ये 50% है बेटा, तो ये भी 50% ही होगा, 50-50% ही होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है, प्यूरिन, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको दे दे कि एडेनिन आपका 30% है, तो आपको बताना है कि बाकी सभी कितने परसेंट होते हैं, ठीक है, बाकी सभी मिलकर के कितने परसेंट होते हैं। हमें पता है प्यूरिन हमारा कितना है, 50% है, प्यूरिन हमारा 50% है, मतलब प्यूरिन हमारे कौन से होते हैं, प्यूरिन के बारे में हम जानते हैं, प्यूरिन होते हैं हमारे, सॉल्व करते हैं इसे, प्यूरिन है, प्यूरिन है, ठीक है, हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन, और प्यूरिन हमारे कितने होते हैं, 50% होते हैं, ठीक है। अब एडेनिन हमें दे रखा है कितना, 30%, ठीक है, एडेनिन दे रखा है हमें, हमें ग्वानिन पता लग जाएगा कितना है, ग्वानिन, ग्वानिन हो जाएगा हमारा 20%, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ पे प्यूरिन पता लग गए, तो पायरिमिडीन्स आपके कितने हो जाएंगे, पायरिमिडीन्स 50% हो जाएंगे, वही सेम 50% हो जाएंगे, क्योंकि प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडीन्स। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने की, आपको प्यूरिन तो निकाले, लेकिन पायरिमिडीन्स का परसेंटेज नहीं पता। हो सकता है पायरिमिडीन्स में से जो थायमीन है, या फिर वो जो आपका साइटोसिन है, या फिर यूरेसिल है, जो भी है, अगर डीएनए का केस है तो यहाँ पर थायमीन होगा, अगर आरएनए का केस है तो यहाँ पे यूरेसिल होगा।
तो पैरामिडीज अगर यहाँ पर 50% है तो हमें कंसेंट्रेशन नहीं पता, उनका 50% थायमीन का है या फिर 30% आपका यूरेसिल का है, ये हमें नहीं पता। ये कैसे निकालेंगे? देखो आप, कि जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एडेनिन हमारा कितना है? 30%, तो हमारा थायमीन कितना हो जाएगा? 30% थायमीन हो जाएगा। ठीक है, और ग्वानिन कितना है हमारा? 20%, तो हमारा सी हो जाएगा 20%। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में होते हैं और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन एंड एटी के बीच में, एटी जीसी आपको ध्यान रखना है, एटी के बीच में आपके डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जीसी के बीच में आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर ये केस अगर आरएनए आ जाता है तो ए यू के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जीसी के बीच में फिर से ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर हम मेल्टिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग हमें किसके लिए चाहिए होती है? अगर हमें इसे मेल्ट करना है या फिर हमें टेम्परेचर राइज करना है तो सबसे ज्यादा हीट चाहिए होगी हमारे ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को बेटा कहा था हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। या फिर हम बात करें, ये भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, स्टैंडर्ड डीएनए, इसी को हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करें टू एंटी पैरेलल स्टैंड। देखो इसमें दो एंटी पैरेलल स्टैंड है, एक पैरेलल, एक इसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा कैसा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एटी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जीसी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बात कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड डीएनए बेस पेयरिंग स्पेसिफिकली, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। अगर ये केस अगर आने का है तो ए डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ जुड़ेगा, जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, चारगफ रूल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एरविन चारगफ, ठीक है, स्टेट्स दैट इन डबल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होता है हमेशा द अमाउंट ऑफ एडेनिन इन थायमिन से एंड एजी प्लस प्यूरिन हमारा pyrimidines के इक्वल होगा। इफ डीएनए इज 30% ऑफ ए इट विल बी ऑल्सो हैव अ 30% ऑफ टी, रिमेनिंग 40% विल बी डिवाइडेड इक्वली 20 एंड 20%। ठीक है, तो आपको वही सब चीजें जो मैंने पीछे बताई थी तो क्लियर होगा। इफ डीएनए हैज 30% ऑफ ए, अगर उसके पास 30% ए है तो प्यूरिन हमारे कितने हैं? 50% होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ए हमारा 30% है, तो ग्वानिन हमारा कितना हो जाएगा? ग्वानिन हमारा कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, और सी अगर हमारा 40% है, टी हमारा 30% है, तो वो हमारा 20% हो जाएगा, सी। क्लियर हुआ? यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट है आरएनए का स्ट्रक्चर। सेम होता है बेटा, सेम, बस केवल सेकंड प्राइम पोजीशन पे ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूजुअली कैन फ्रॉम अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर राइबोज एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप सेकंड प्राइम पोजीशन पे, एजीसीयू नो थाइमिन। थाइमिन केस में नहीं होता है, आरएनए केस में थाइमिन नहीं होता है। बकलोलो कभी भी लगा करके मत आ जाना वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, तीन टाइप के आरएनए होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, टीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? ये ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फंक्शन पता कर लेते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्राइब करता है। टीआरएनए एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, एक्ट एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल टू कैरी आउट अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड को लेकर के आता है। ठीक है, आर राइबोसोमल आरएनए helps in the attachment of mRNA to tRNA। mRNA से tRNA के अटैचमेंट में हेल्प करता है और मेक द पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हेल्प करता है, इस तरीके से आपका वर्क करते हैं। मैसेंजर आरएनए का मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करता है और टीआरएनए एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल कैरी आउट द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को लेकर के आता है।
हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ अ मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए, मेक द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड ट्रांसफर जो अमाइनो एसिड लेकर के आता है ना टीआरएनए, तो उससे उनमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है क्योंकि इसके पास पेप्टाइड ट्रांसफर एक्टिविटी होती है। इन तीनों का ही वर्क होता है, एक प्रोसेस होता है, अमाइनो एसिड उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, जिसका नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है बेटा? ट्रांसलेशन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीनों ही एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ आकर के, ठीक है, तीनों एक साथ मिलेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आपका राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों आएंगे, एक प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में तीनों एक साथ आकर के वर्क करते हैं और आपका एक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, आरएनए। यही वर्क होता है, तीन तरीके के आरएनए होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं लास्ट में, ठीक है, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फंक्शन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, डीएनए स्टोर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब किस फॉर्म में? सबसे पहले डीएनए होती है, फिर आरएनए बनता है, फिर फाइनली प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, डीएनए, ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए, आरएनए में आपने तीन आरएनए के बारे में पढ़ा, अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। प्रोटीन, देखो देखो देखो, सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से, डीएनए में होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन बनता है, तो इसमें हम कुछ इस तरीके का साइन लगा दें, डीएनए से डीएनए का ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है, ये होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आपका फॉर्मेशन होता है मैसेंजर आरएनए का, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए जो होते हैं, दो तरीके के और बनते, मतलब मैसेंजर आरएनए के साथ और भी आरएनए बनते हैं, आपके टीआरएनए और आपके राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इनका फॉर्मेशन भी होता है साथ के साथ। और फिर इन तीनों से मिलकर के अभी मैंने आपको बताया क्या बनता है आपका प्रोटीन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ? डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें आपके एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, और फाइनली आरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल होता है, आरएनए इन्वॉल्व्स इन ट्रांसलेशन, हेरिटेड पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग, रेगुलेशन, सम आरएनए रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो आपके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं या फिर कहें उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि उनको जीन को एक्सप्रेस होने देते हैं। क्लियर हुआ? अब कुछ की पॉइंट्स है जो नीट के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ना क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आप नीट एग्जाम ले लो, आप सीयूटी का एग्जाम ले लो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है भाई, याद रखना है, बी डीएनए इज मोस्ट कॉमन फॉर्म इन द सेल, ठीक है। ह्यूमन के अंदर कौन सा डीएनए है? बी डीएनए। ए डीएनए अपीयर कब होता है? जब लो हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, ठीक है, लाइक क्रिस्टलाइज डीएनए। जब हम डीएनए के अंदर से एक तरीके से वाटर का रिमूवल करते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन कंडीशन आती है बॉडी में, तो बी डीएनए ट्रांसफर हो जाता है हमारा ए डीएनए में, ठीक है। जेड डीएनए कब बनता है? ट्रांसिएंटली इन वीवो, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लैब में, इन वीवो में, स्पेशली इन जीसी रिच, और जीसी रिच रीजन को हम स्टडी कर रहे होते हैं, एक्टिवली ट्रांसक्राइब मे हैव अ रेगुलेटरी रोल्स, और इसके काफी ज्यादा रेगुलेटरी रोल्स होते हैं। देखो, बी डीएनए नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ए डीएनए डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होता है जब वाटर रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। जेड डीएनए फॉर्मेशन होता है इन वीवो, वीवो का मतलब है कि इन वीवो, इन वीवो कंडीशन मतलब कि जब हम लैब में किसी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसके डीएनए पे बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं जीसी रिच रीजन की, तब हमें मिलता है, तब हमें देखने को मिलता है हमें हमारा जेड डीएनए, ठीक है। वीवो का मतलब दो तरीके से होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होता, वीवो और विट्रो, विट्रो, ठीक है। इन विट्रो टेस्ट ट्यूब का, टेस्ट ट्यूब लैब में, ठीक है। वीवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब वो किसी की एनिमल्स की हो सकती है, ह्यूमंस की हो सकती है, वो डिफरेंट बात है, हम जिस पे वर्क कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखो आप एक बार, देखो, ये है एडीएनए। एडीएनए को जब हम ऊपर से देखते हैं, आप देखो कि कुछ इस तरीके से डीएनए है आपका, इस तरीके से मूवमेंट है, कुछ आपने रोप लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे रोप्स होते हैं एक दूसरे में कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, बाइंड होते हैं आपस में, तो उसमें मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स। कुछ इस तरीके का आपका बी डीएनए होता है और कुछ ई डीएनए और जेड डीएनए। अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ जिगजैग, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जिगजैग।
तो इसी हम इसकी बैकबोन हम कहते हैं कि इसकी बैकबोन जो कैसी है बेटा, जिगजैग है, जेड डीएनए की बैकबोन कैसी है, जिगजैग मैनर, जिगजैग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में बता चुका हूँ कि हेलिक्स पैटर्न कितना होता है आपका 34 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर्स के बीच में डिफरेंसेस डिस्टेंस कितना होता है 3.4, डिस्टेंस एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से डीएनए के अंदर 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस रहता है। डायमीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। माइनर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब कुछ डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हैं आपको ध्यान रखने हैं। ये जो लास्ट वाला डिफरेंसेस है इसको अभी बताएंगे, बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये आपके वैसे सिलेबस का नहीं है पार्ट बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है, एंटीसिन कंफर्मेशन कोई वैसे पूछता भी नहीं है अभी तक, वैसे पूछ नहीं गया है, हो सकता है, आशंका है कि शायद पूछ लिया जाए। ठीक है, देखो हेलिकल हम जानते हैं, ये आपका राइट हेलिकल होता है, मतलब राइट हेलिकल होता है कुछ इस तरीके से, देखो। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, बी डीएनए भी आपका राइट हेलिकल होगा, लेकिन जब हम बात करें जेड डीएनए की, ये लेफ्ट हेलिकल होता है। ठीक है, हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है, इसमें 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसमें 23 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसमें 18 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स का डायमीटर समझ रहे हो ना, कुछ इस तरीके से। एक डीएनए बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये हेलिक्स का डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक, ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कि 20 एंगस्ट्रॉम है तो उसका बीडीएनए। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर और बेस पेयर हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, देखो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसमें 2.9 एंगस्ट्रॉम, इसमें 7.4 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स राइज पर टर्न 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम एंड 44 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहां से लेकर और यहां तक का एक हेलिक्स के बीच में डिस्टेंस, दूसरा हेलिक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कितने हैं 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स इनको ध्यान रखना है। ठीक है, ए डीएनए में नैरो डीप एंड वाइड डीप, मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप, इसमें वाइड डीप और नैरो डीप, इसमें उल्टा हो जाएगा। बस आपको केवल अगर ए डीएनए का ध्यान है ना, तो आप सारे निकालोगे, नैरो डीप वाइड डीप, दूसरे में उल्टा कर देना, बी डीएनए में वाइड डीप नैरो डीप। और जेड डीएनए में इनकी बैकबोन जो मेजर ग्रुप है वो फ्लैट होते हैं, या फिर हम कहें जिगजैग मैनर में होते हैं, जिगजैग मैनर में। ठीक है, और दूसरा इसमें नैरो डीप, लास्ट वाले में। तो हो गया क्लियर। ठीक है, मेजर ग्रुप कौन से होते हैं, माइनर ग्रुप आपको पता ही है, ये इसका मेजर है, मेजर है जो अंदर की साइड घुसता है, और जो बाहर की साइड निकलता है ये इसका माइनर है, माइनर ग्रुप। ठीक है, बेस पेयर पर हेलिक्स, देखो अब यहां से इतना बड़ा हेलिक्स है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम का, यहां से लेकर यहां तक का एक टर्न है, हेलिक हेलिक है, तो इसके अंदर कितने बेस पेयर आएंगे, बी डीएनए जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है सेल में, उसके अंदर 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर। ए डीएनए जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसमें 11.6 बेस पेयर। ठीक है, और जेड डीएनए इसमें 12 बेस पेयर। ये 6 देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, 6 बेस पेयर का मतलब है, मतलब हाफ ऑफ अमाइनो, हाफ ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर कंसीडर इन द दैट पर्टिकुलर हेलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं वो एंटी और सिन कन्फर्मेशन होता है, देखो क्या होते हैं। अब हम एक लेते हैं रफ स्लाइड, देखो ये स्ट्रक्चर किसका है, याद रखा लो, एडेनिन का है। ठीक है, एडेनिन, याद रखना है। ठीक है, और ये भी एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब आपको एंटी और सिन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बताते हैं क्या होता है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस OH को हटा करके यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बन गया आपका फाइनली एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी आपका बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप अटैच। क्लियर है, यहाँ तक तो कुछ क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर है। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर जो प्रेजेंट है एक नाइट्रोजनस बेस, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, कौन सा वाला, एडेनिन वाला। ये आपकी शुगर है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये भी आपका ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये भी आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, ये दोनों है आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब देखो, अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना, ये दो कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है। एक कन्फर्मेशन है कुछ इस तरीके से बेटा, कि जिसके अंदर ये जो है आपके जो प्लेन है, आप इस प्लेन को देखो, जो शुगर का प्लेन है यहाँ पे, इस प्लेन के अगेंस्ट में है। तो अगर अगेंस्ट में है तो एंटी कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का मतलब है एंटी कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का मतलब होता है एक तरीके से स्ट्रक्चर उसका कैसा है, कन्फर्मेशन कैसी है उसकी,
एंटी कन्फर्मेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। अगर ये इस शुगर के प्लेन के साथ में होगा तो हम कहेंगे सिन कन्फर्मेशन। सिन कन्फर्मेशन, ठीक है। देखो, ये इधर की साइड है, इसकी बेंजीन रिंग अगेंस्ट में नहीं है, इसकी बेंजीन रिंग प्लेन के अंदर है। इनसाइड द प्लेन होगा तो सिन आएगा, आउटसाइड द प्लेन होगा तो एंटी आएगा, अगेंस्ट में होगा उस प्लेन के तो एंटी, अगर साथ में होगा तो सिन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो आपका कैसे बनते हैं, एंटी और सिन कन्फर्मेशन, तो यही बात कही गई है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ए डीएनए में एंटी होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स दोनों के, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स दोनों के। बी डीएनए में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स दोनों सेम, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स एंटी कन्फर्मेशन में होंगे, ठीक है। जेड डीएनए में एंटी फॉर पायरिमिडीन्स, सिन फॉर प्यूरिन्स, ठीक है, सिन कन्फर्मेशन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो क्लियर है आपको यहाँ पे सारी चीजें। तो ये हमने अपना आज कंप्लीट कर लिया है, अपना न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद हम एंजाइम डिस्कस करेंगे, और कुछ एक पैरामीटर्स को हमने बनाया है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंपैरेटिव वीडियो लेकर के आएंगे। इसके बाद दो वीडियोस और है जिसमें हमने एंजाइम और अपने कुछ कंपैरेटिव वीडियोस, कुछ कंपैरेटिव टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फाइनली आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को इसमें बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए वीडियो को, और इसी इसी ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में।